चलिए शुरू करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। बेटा आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के साथ साथ बेटा इसमें पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, फिशरीज और एनिमल ब्रीडिंग, ये टॉपिक बेटा यहाँ पर आज हम लोग कवर करेंगे। और इसको आप देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि बेटा ये प्लांट ब्रीडिंग के पार्ट से पहले का पार्ट था, बट ये प्लांट ब्रीडिंग के बाद पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। आइए बेटा समझते हैं कौन सा पार्ट है ये। बेटा एनिमल हस्बेंड्री को डिफाइन किया गया है। एनिमल हस्बेंड्री को डिफाइन किया गया है, क्या क्या डिफाइन किया गया है? साइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ द बेटा ब्रीडिंग एंड राइजिंग लिव स्टॉक। लिव स्टॉक का मतलब बेटा क्या होता है? कैटल। कैटल के जो कैटल का कैटल को बेटा लिव स्टॉक बोलेंगे। यहाँ पर उसका साइंटिफिक का मतलब क्या हो गया? साइंटिफिक मैनर से। साइंटिफिक मैनर से क्या करना? साइंटिफिक मैनर से बेटा उनको हम लोग क्या करेंगे? ब्रीड कराएंगे और उसका रेज कराएंगे, यही कहलाएगा लिव स्टॉक। लिव स्टॉक के बाद बेटा देखिए डील विथ क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, आप जल्दी से इसको देख लीजिए। इट डील विथ केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ द लिव स्टॉक। केयर करना है एंड बेटा ब्रीडिंग करना है लिव स्टॉक को। लिव स्टॉक में आएगा क्या बेटा? बफेलोज, काउज, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, शीप, कैमल्स, गोट्स, बेटा ये सब आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे? इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ध्यान रखना एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ये बेटा वैसे फिगर में यहाँ पर बहुत क्लियर कट है। क्या करना है इसमें? उसका केयर करना है, ब्रीडिंग करानी है, केयर करना है, ब्रीडिंग कराना है, लेकिन कैसे कराना है? साइंटिफिक मैनर से बेटा कराना है। किसका किसका कराना है? बफेलोज हो गया, काउज, पिग्स या कैटल, आप वन वर्ड बोले तो कैटल। कैटल का क्या कराना? केयर करना, रेजिंग करना, ब्रीडिंग कराना, ये सब बेटा क्या करना? ये कहलाएगा एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में और क्या क्या आ जाएगा? एनिमल हस्बेंड्री में आ जाएगा बेटा पोल्ट्री फार्म या पोल्ट्री फार्मिंग, जिसको आप बोलते हैं कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, ठीक है। तीसरा बेटा आ जाएगा फिशरीज। फिशरीज में आ जाएगा जिसको हम लोग मत्स्य पालन बोलते हैं या मछली का पालन बोलते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आ जाएगा। अब ये बेटा यहाँ पर देखो एक डेटा दिया गया है। डेटा का मतलब ये कि इंडिया और चाइना में बेटा मोर देन 70% या 70%, देखो मोर देन 70% ऑफ वर्ल्ड लिव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना में बेटा मोर देन 70% लिव स्टॉक या कैटल बेटा कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया और चाइना में। लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है। प्रोडक्टिविटी कितना है बेटा? बट कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म इज ओनली कितना परसेंट? 25%। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल और केवल कितना परसेंट है? 25% है। अगर हम लोग बेटा 25% की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 25%। प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो, हैंस न्यू टेक्नोलॉजी शुड बी अप्लाइड टू द बेटा अचीव इम्प्रूवमेंट टू क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि जो इंडिया में और चाइना में पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना परसेंट बेटा? मोर देन 70%। इट मीन्स ऐसे समझ लीजिए कैटल सबसे ज़्यादा बेटा कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया और चाइना में। लेकिन कंट्रीब्यूशन जीडीपी में या बेटा कितना रोल प्ले करते हैं? बहुत ही कम है, लगभग कितना? 25%। अब इसको बढ़ाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? एनिमल हस्बेंड्री की ज़रूरत पड़ी। तो बेटा यहाँ पर देखते हैं प्रोसेस में। एनिमल हस्बेंड्री में सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म्स एनिमल, सबसे पहले आता है बेटा डेयरी फार्म मैनेजमेंट या डेयरिंग। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में बहुत बताने की ज़रूरत है नहीं बेटा। अब मान लीजिए जैसे कोई कैटल है, गाय है या भैंस है, मीन्स बफेलोज या काउज का, मिल्क के लिए या मिल्क के प्रोडक्ट या बेटा उसके प्रोडक्ट के लिए,
क्या करना, केयर करना, रेजिंग करना, एंड बेटा क्या करना, उसे फूड के सप्लाई के लिए या फूड के लिए बेटा क्या करना, कल्चर करना। तो ये कहलाएगा क्या, हमारा डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अब इसको देखते हैं। इट इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, इट इज द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर इंक्रीजिंग यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। मतलब बेटा ऐसा मैनेजमेंट है ये जिसमें हम क्या बढ़ा सकते हैं, यील्ड, यील्ड मतलब समझते हैं पैदावार, मतलब प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क, क्वालिटी होना चाहिए, मोर न्यूट्रिशन होना चाहिए उसमें या न्यूट्रिएंट होना चाहिए, एंड बेटा क्या होना चाहिए, एंड इट्स प्रोडक्ट। हम मैनेजमेंट किसका करेंगे, उस एनिमल का जो हमें क्या देगा, मिल्क दे, मिल्क का प्रोडक्ट दे, और वो ज़्यादा दे और अच्छा दे, ये मकसद था। अब बेटा देखिए यहाँ पर मिल्क यील्ड, मिल्क यील्ड, मिल्क का जो मिल्क जितना बनता है वो किस पर डिपेंड करेगा, तो अलग अलग टाइप के बेटा वैरायटी पर डिपेंड करेगा। मिल्क इट डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म, किस टाइप की ब्रीड है, किस टाइप की आप देखो मिल्क की जो यील्ड है, मिल्क का जो जितना प्रोडक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगा, क्वालिटी ऑफ द ब्रीड इन द फार्म, किस क्वालिटी का ये कैटल है, तो इसके बेस पर ही बेटा उसमें क्या हो जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी होगी। इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेलेक्ट गुड ब्रीड्स हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंट टू द डिजीज। मतलब बेटा क्या है ये, इट इज इम्पॉर्टेंट टू द किसके लिए, सेलेक्टेड गुड ब्रीड या सेलेक्ट गुड ब्रीड, जिसमें क्या होना चाहिए, हाई यील्डिंग पोटेंशियल होना चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। पता चला एनिमल क्या हो जाएगा, एनिमल बीमार ही है तो बीमार नहीं होना चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब बेटा अगर ये सब है, मैनेजमेंट में क्या क्या है फिर से समझ लो। मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं और किस एनिमल का करेंगे, जिस भी एनिमल का करेंगे उसको हम कैटल कहेंगे। कैटल किसके लिए हम लोग मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, मिल्क के लिए या मिल्क के प्रोडक्ट के लिए। अब आप मन में आएगा सर मिल्क का प्रोडक्ट क्या है, मिल्क का प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, जैसे कर्ड हो सकता है, चीज़ हो सकते हैं, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें मिल्क के प्रोडक्ट में आएगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, तो किस ब्रीड का या किस नस्ल की गाय है या भैंस है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और दूसरा बेटा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नस्ल होनी चाहिए, ऐसी ब्रीड होनी चाहिए जो ज़्यादा पोटेंशियल का हो, जो ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन कर सके, राइट, और लेकिन वो डिजीज रहित हो, उसमें रोग ना हो, डिजीज रेजिस्टेंस हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट है, अब देखो क्या कैसे बेटा यील्ड ऑफ द पोटेंशियल, यील्ड पोटेंशियल कैसे, यील्ड पोटेंशियल क्या है, देखो लुक आफ्टर द कैटल, मतलब बेटा हाउसिंग वेल होना चाहिए, जहाँ पर आप उसको बांधते हैं या जहाँ पर वो रखा जाता है वो अच्छा होना चाहिए। गिव एडिक्वेट वाटर, प्रॉपर सप्लाई, मतलब बेटा वहाँ पर पानी उसको सफिशिएंट मिलना चाहिए, और वो डिजीज फ्री होना चाहिए। क्या डिजीज फ्री होना चाहिए, जो हाउस है। अब कहेंगे सर हाउस कैसे डिजीज फ्री हो सकता है, मतलब वहाँ पर हाइजेनिक होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, फीडिंग ऑफ द कैटल, जो वो खाते हैं वो किस मैनर में होना चाहिए, साइंटिफिक मैनर में होना चाहिए। अब एम्फेसाइज द क्वालिटी एंड बेटा क्वांटिटी ऑफ द फूडर, मतलब क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फूडर का मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब होता है कि हम उसे क्या खिला रहे हैं और कितना खिला रहे हैं, मतलब किस क्वालिटी की चीज़ हम उसे दे रहे हैं और कितना खिला रहे हैं, ये कहलाएगा क्वांटिटी एंड क्वालिटी। स्ट्रिंजेंट क्लीननेस एंड बेटा हाइजीन्स ऑफ द कैटल एंड हैंडलर विद मिल्किंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। बेटा एक पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, नॉर्म होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्लीननेस होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। कि कौन सा हाइजीनिक होना चाहिए, बेटा कैटल साफ सफाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ हैंडलर, हैंडलर का मतलब कि जैसे वो जो मिल्क निकाल रहा है या मिल्कमैन जिसको बोल सकते हैं, जो मिल्कमैन मिल्क निकाल रहा है वो, और मिल्किंग स्टोरेज जहाँ पर बेटा हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, या जिस
रास्ते से लेके जा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, उनमें साफ सफाई होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, जिस कंटेनर में लेके जा रहे हैं वो साफ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये बेटा कहलाएगा हाई यील्ड के लिए। हाउ टू इंश्योर दीज स्ट्रिंजेंट मेजर, कैसे हम बेटा इसको इस नॉर्म को मेजर करते हैं। रेगुलर इंस्पेक्शन करना चाहिए। इंस्पेक्शन का मतलब बेटा क्या होना चाहिए, प्रॉपर हमें पर डे, डे टू डे क्या देखना चाहिए, जा करके वहाँ पर देखना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम पहले देखना चाहिए फिर उसको सॉल्व करना चाहिए। ये कहलाता है क्या, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब ही बेटा यही होता है। मैनेजमेंट का मतलब ही क्या होना, किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उसे रिजॉल्व करना। ठीक। रेगुलर विजिटेड बाय द वेटनरी डॉक्टर। डॉक्टर देखो यहाँ पर बेटा आप ये देख सकते हो कि जैसे ये डॉक्टर साहब हैं तो डॉक्टर साहब को क्या होना चाहिए, ये रेगुलर वहाँ पर जाना चाहिए। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट का मतलब बेटा आप समझ सकते हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुर्गी पालन। पोल्ट्री फार्म में क्या होना चाहिए, पोल्ट्री इज द डोमेस्टिकेटेड बर्ड यूज फॉर फूड या एग। बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर किस लिए कौन सा मकसद है, डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स। डोमेस्टिकेटेड का मतलब जिसे बेटा आप पाल सकते हैं, पालन पोषण कर सकते हैं, फॉर फूड या एग, फूड के लिए या एग के लिए। बेटा देखो हम लोग अगर बात करें पोल्ट्री की, मुर्गी की, तो मुर्गी के बेटा दो वेराइटीज़ होती हैं, एक जिसका मीट खाया जाएगा और एक जिसका बेटा एग खाया जाएगा। तो मतलब एक तो बॉयलर कहलाएगा, दूसरा बेटा लेयर कहलाएगा। तो मतलब हम पोल्ट्री फार्म इसलिए करते हैं मीट के लिए, विथ बेटा किसके लिए, एग के लिए। मेजरली क्या करते हैं हम, एग प्रोडक्शन के लिए करते हैं। यहाँ पर देखो भाई, ये देखिए जैसे मुर्गा या मुर्गी है बेटा तो इसे चिकन कहेंगे, ये डक है जिसको आप बतख कह सकते हैं, ये टर्की बर्ड है और ये गूज है। ये आपको बेटा याद रखना है, ये सब किसके अंदर स्टडी कर रहे हैं हम लोग, इसके पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के अंदर स्टडी कर रहे हैं। चिकन, डक, ये बेटा टर्की बर्ड्स है और ये गूज है, हम लोग इसकी स्टडी कर रहे हैं किसके अंतर्गत, पोल्ट्री फार्म में। कंपोनेंट ऑफ पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के लिए बेटा क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पर बेटा कोई भी आप किसी भी मैनेजमेंट को आप करोगे तो क्या होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ द बेटा डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड। हाँ ठीक है, ऐसे ब्रीड को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जो डिजीज फ्री हो और वो उपयुक्त हो। उपयुक्त का मतलब बेटा अच्छे क्वालिटी का माना जाता है। दूसरा, प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन, या जहाँ पर आप बेटा पोल्ट्री फार्म कर रहे हो ना वो क्या होना चाहिए, बहुत ही सेफ होना चाहिए और प्रॉपर ढंग से अरेंज होना चाहिए। प्रॉपर फीड एंड वाटर, उन्हें बेटा खाना समय से और पानी देना होगा। हाइजीन एंड हेल्थ केयर, उनको क्या करना है, हाइजीनिक कंडीशन में रखना है या उसके हेल्थ को ध्यान में रखना है। इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ चिकन, बेटा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जिसको बोलते हैं लेग हार्न। बेटा ये अगर पूछा जाए कि लेग हार्न किसकी वैरायटी है तो आप क्या बताओगे, बर्ड्स की लेग हार्न। लेग हार्न के बाद बेटा ये तो हो गया पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के। अब हम लोग देखते हैं एनिमल ब्रीडिंग में। सबसे पहले डिफिनीशन बेटा दिया गया है ब्रीड के बारे में, तो थोड़ा सा बेटा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर आप जो बुक में लिखा गया है उसको देख लेते हैं। ब्रीड, जिसको हिंदी में बोलते हैं नस्ल। बेटा ये ब्रीड होता क्या है, ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, जैसे एक एनिमल, दो एनिमल, तीन एनिमल, चार एनिमल, इस टाइप से बेटा ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जो रिलेटेड होते हैं बाय द डिसेंट, अपने पूर्वजों से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब वो किसके सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे बेटा कैरेक्टर में, सिमिलर होंगे स्ट्रक्चर में, कॉन्फ़िगरेशन में, साइज में, क्या होना चाहिए, या फीचर में सिमिलर होना चाहिए, उसी को हम ब्रीड बोलते हैं। या एक आप बोलते हो ना, एक जैसी नस्ल का होना चाहिए, तो एक जैसी नस्ल होने का मतलब क्या हो गया, एक जैसा कैरेक्टर होना चाहिए।
एक जैसा ही करेक्टर के साथ साथ बेटा क्या होना, कॉन्फ़िगरेशन, बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब करेक्टर में क्या आएगा, जैसे कोई बहुत गुस्सैल है भैंस या बेटा काउज है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें ऐसी ब्रीड देना है कि जो सेम करेक्टर के हो। तो ब्रीड की डेफिनेशन बेटा देखिए, ब्रीड इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स रिलेटेड बाय द डिसेंट एंड बेटा सिमिलर जनरल अपीयरेंस, फीचर एंड साइज, इसको बोलते हैं ब्रीड। तो ब्रीड हो गया। अब ब्रीडिंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बेटा किसमें, जीनोटाइप में। ब्रीडिंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेक दैट ऑर्गेनिज्म मोर, अरे चलिए बेटा यहां पर देखिए, ब्रीडिंग, ब्रीडिंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, किसका मॉडिफिकेशन है, ब्रीडिंग मॉडिफिकेशन आप बेटा क्या होना चाहिए, जीनोटाइप। अगर हम उसके जीन में चेंज कर दें, मेक दैट ऑर्गेनिज्म मोर यूजफुल टू ह्यूमन। अगर बेटा उसके जीनोटाइप में चेंज करके हम लोग ह्यूमन के लिए ज़्यादा यूजफुल बना दें, तो यूजफुल बनाएंगे, इसका एग्जांपल बेटा क्या होगा, जैसे जर्सी नाम बहुत पॉपुलर है, जर्सी बेटा किसका इम्प्रूव्ड है, ये ब्रीड कैटल की ब्रीड है। दूसरा बेटा लेग हार्न, अभी आपने यूज किया लेग हार्न, इम्प्रूव्ड चिकन ब्रीड है ये। अब एम ऑफ द एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग का मकसद बेटा क्या है, मकसद है टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव द यील्ड एंड डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द एनिमल्स। मतलब हमें ये देखना है कि इस पर्टिकुलर ब्रीडिंग का मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड बना सकें, और यील्ड के साथ साथ हमें बेटा क्वालिटीज, जो डिज़ायरेबल क्वालिटी है, डिज़ायरेबल करेक्टर है, वो ऑब्टेन करा लिया जाए या वो हमें मिल जाए। ये पहला एम है इसका। चलिए बेटा एम के बाद है इसमें इन ब्रीडिंग। यहाँ पर बेटा इन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग को हिंदी में बेटा समझो, इन ब्रीडिंग को मैं एक बेटा पॉइंट में एक्सप्लेन कर दूं, फिर आप देख लेते हैं हम लोग। अगर सेम ब्रीड के बीच में बेटा क्रॉसिंग होता है, ब्रीडिंग अकर्स बिटवीन सेम ब्रीड, सेम ब्रीड के बीच में होता है, जो बेटा बहुत ही क्लोज होते हैं, जो 4-6 जनरेशन तक क्लोज हैं, उनके बीच में अगर बेटा ब्रीडिंग होती है तो इसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग। और दूसरा बेटा होता है आउट ब्रीडिंग। दूसरा क्या होता है, आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है, आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है डिफरेंट ब्रीड के बीच में जो बेटा या तो डिफरेंट हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है, सेम ब्रीड हो सकता है लेकिन वो उनमें क्लोज रिलेशन ना हो। अलग ब्रीड हो सकता है लेकिन सेम स्पीसीज हो सकता है। तीसरी कंडीशन है बेटा, तीसरी कंडीशन अलग स्पीसीज हो जाए। तो हम ब्रीडिंग को एक्सप्लेन करने चल रहे हैं बेटा, ध्यान से देखना। इट इज द मेटिंग, मेटिंग का मतलब क्रॉस कराना, मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द बेटा सेम ब्रीड फॉर द 4 to 6 जनरेशन। अगर हम 4 से 6 जनरेशन जो रिलेशन में है, 4 से 6 जनरेशन मतलब बेटा जैसे हम लोग पेरेंट 1 ऐसे समझ लो, जैसे मान लीजिए कि कोई एक बेटा पेरेंट है, अब यहाँ से क्या होंगे, इनके चाइल्ड होंगे, फिर बेटा इनके चाइल्ड होंगे, फिर इनके बेटा चाइल्ड होंगे, तो ये 3 से 4 जनरेशन बेटा क्या है, क्लोज रिलेटेड है। इनके बीच में मान लीजिए बेटा जैसे ये है और यहाँ पर है, इनके बीच में अगर कोई बेटा रिलेशन होता है या इनके बीच में मीटिंग होती है तो ये कहलाएगा क्या, क्लोज रिलेशन, और ये कहलाएगा क्या, इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग में ब्रीडिंग स्ट्रेटजी बेटा क्या बनाई गई है, ब्रीडिंग स्ट्रेटजी क्या की गई है ये आप देख लो पहले। आइडेंटिफाई एंड मेड सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ द सेम ब्रीड। बेटा ये तो करना ही पड़ेगा आपको। किसको आइडेंटिफाई करेंगे, सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को, जो कि सेम ब्रीड का होना चाहिए। मतलब यहाँ पर बेटा देखिए ये मेल और ये फीमेल दोनों की ब्रीड क्या है, सेम है।
इवेलुएट द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड एंड आइडेंटिफाइंग सुपीरियर मेल्स एंड सुपीरियर फीमेल एमंग देम फॉर द फर्दर मेटिंग। फिर बेटा क्या, इनसे जो बनेगा, इनसे जो बना उनके बीच में क्रॉस कराया गया, फिर उसे इवेलुएट किया गया। ये बेटा ये था ब्रीडिंग स्ट्रेटजी में। ब्रीडिंग स्ट्रेटजी में अब देखिए यहाँ पर इन कैटल अ सुपीरियर फीमेल काउ या बफेलोज प्रोड्यूस बेटा मोर मिल्क पर लैक्टेशन। अगर वो सुपीरियर फीमेल है, अगर इम्प्रूव्ड क्वालिटी है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होगा पर लैक्टेशन। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट है सुपीरियर मेल या बुल गिव राइज टू सुपीरियर प्रोजेनी। एडवांटेज ऑफ बेटा इन ब्रीडिंग, चलो 4-5 एडवांटेज है बेटा इन ब्रीडिंग की। इन ब्रीडिंग का मतलब होता है प्योर लाइन। प्योर लाइन मतलब सेम ब्रीड। अगर बेटा सेम ब्रीड है, अगर वो सेम ब्रीड है, इसका मतलब है कि उसमें होमोजाइगोसिटी ज़्यादा होगा। अगर मैं बेटा इसको एक्सप्लेन करके समझाऊं, जैसे मेंडल का रूल आपने पढ़ा है, मेंडल का फर्स्ट लॉ बेटा पढ़ा है आपने, तो ये मेंडल मान लीजिए बेटा इन्होंने टाल प्लांट का क्रॉस किससे किया, डार प्लांट से किया। फिर इसके बाद इसका क्या बनाया इन्होंने, इसका गैमिड बनाया कैपिटल टी, ये बनाया बेटा स्मॉल टी, इन दोनों का क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बना दिया, जिसमें बेटा इसको हम लोग बोलते हैं 100% ये F1 जनरेशन है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन है, जिसमें 100% बेटा क्या है, ये हाइब्रिड है, 100% हाइब्रिड है, या हाइब्रिड को ही हेट्रोजाइगस बोलते हैं। अब हेट्रोजाइगस किसको कहते हैं बेटा, जब ये दोनों जीन अलग अलग हैं। मतलब यहाँ पर देखो ये दोनों कैपिटल टी था, ये होमोजाइगस है, स्मॉल टी है, होमोजाइगस है। बेटा यहाँ पर एक कैपिटल टी, एक क्या है स्मॉल टी, ये क्या होगा हेट्रोजाइगस। तो आप एक सिंपल सा वे बेटा आपने पढ़ रखा होगा कि जैसे हम लोग मान लेते हैं कि होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, होमोजाइगसिटी या हाइमोजाइगस, और दूसरा बेटा ये होता है हेट्रोजाइगस। ये छोटा सा पॉइंट है, आप इसको ध्यान से बेटा अगर समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस तो बेटा 0% रहा ना, होमोजाइगस कंडीशन बेटा F1 जनरेशन में, मतलब इसको आप F1 जनरेशन बोल रहे हैं ना, F1 जनरेशन में 0% रहा, लेकिन हेट्रोजाइगस बेटा कितना परसेंट रहा, 100%। अब इसका क्या कराओगे, सेल्फिंग कराओगे आप। अगर कैपिटल टी का बेटा आपने इसी से क्या करा दिया, सेल्फिंग करा दिया, तो दो गैमिट बेटा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल के साथ बेटा कैपिटल, तो कैपिटल टी बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया, स्मॉल टी बेटा 1:2:1 के रेशियो में बनता है। ऐसा आपने मेंडल के लॉ में पढ़ रखा है, सही है ये। बट बेटा मुझे जो समझाना है, देखो ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, और ये हेट्रोजाइगस है, तो दो होमोजाइगस दो हेट्रोजाइगस ना। तो ऐसी कंडीशन में जब बेटा F2 जनरेशन में आप जाओगे तो ये 50% बेटा होमोजाइगस, 50% क्या है हेट्रोजाइगस। फिर बेटा F3 जनरेशन में जाओगे तो ये 75% हो जाएगा, ये 25% हो जाएगा। मीन्स आपको बेटा जो बताना है कि जब इन ब्रीडिंग होता है तो होमोजाइगोसिटी बढ़ता जाएगा, प्योर लाइन कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, होमोजाइगोसिटी बढ़ता जाएगा या प्योर लाइन कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इसका बेटा एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि हम सुपीरियर कैरेक्टर को एक जगह अलग करते जाएंगे, इन्फीरियर को एलिमिनेट करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज बेटा क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि जो हेट्रोजाइगोसिटी है हर स्टेप में घटती जा रही है। हेट्रोजाइगोसिटी क्या हो जा रही है, हर स्टेप में घटती जा रही है। अगर बेटा हर स्टेप में हेट्रोजाइगोसिटी घटती जाएगी तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जब केवल और केवल कौन सा करेक्टर होगा, होमोजाइगस होगा। अगर होमोजाइगस करेक्टर होगा तो उसमें बेटा एक क्या आ जाएगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब हो गया कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, ईल्ड है, ये घट जाएगी। इसको बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो बेटा आप इसको देख लो ध्यान से। देखिए पहला पॉइंट क्या दिया गया है, इट इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी टू इवॉल्व प्योर लाइन वेराइटी।
होमोजाइगोसिटी बेटा हमें क्या करना है, बढ़ाना है। क्या प्रोड्यूस करना है, प्योर लाइन वेराइटी। इट एक्सपोज द बेटा हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाय द सिलेक्शन। ये भी सही है। क्या सही है बेटा, कि हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं किस मेथड से, बाय द सिलेक्शन। तीसरा क्या है बेटा, इट हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन एंड एलिमिनेशन ऑफ द लेस डिजायरेबल जीन। हाँ ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, सुपीरियर जीन को एक जगह इकट्ठा करेंगे, लेस इन्फीरियर या बेटा जिसको कह सकते हैं कि जो लेस डिजायरेबल जीन है उसे हटा देते हैं। दिस इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रीड पॉपुलेशन। ये बेटा बढ़ाया गया क्या, सेम टाइप का जो ब्रीड है उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। ये तो क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। लेकिन बेटा डिसएडवांटेज भी तो होगा इसका। अब यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन बेटा दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये डोमिनेंट एलील है, स्मॉल है बेटा रिसेसिव है या डिलेरियस एलील्स है, रिसेसिव एलील्स है, लिथल एलील्स है। इसमें क्या किया गया, हेट्रोजाइगस का क्रॉस बेटा इससे कराया गया। ये देख रहे हैं, ये हेट्रोजाइगस बन रहा है, यहाँ पर क्या हो गया, रिसेसिव। तो हियर द हार्मफुल रिसेसिव जीन आर बेटा क्या एक्सप्रेस्ड, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे दिस इट इज द बेटा डिप्रेशन ऑफ फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ड्यू टू कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग, स्पेशली बेटा क्लोज क्या, स्पेशली क्लोज इन ब्रीडिंग। ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फर्टिलिटी एंड बेटा प्रोडक्टिविटी ड्यू टू कंटिन्यूड इन ब्रीडिंग, स्पेशली क्लोज इन ब्रीडिंग। हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बेटा इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो चलो, मेट सेलेक्टेड एनिमल्स विद बेटा अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड। मतलब बेटा हम उसको आउट ब्रीड करा दें या आउट क्रॉस करा दें। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलिए, आउट ब्रीडिंग, यहाँ से जो लाइन बेटा डिस्कस करेंगे वो कौन सा है, आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग का मतलब बेटा क्या हो गया, इट इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स। अनरिलेटेड एनिमल्स के बीच में क्या कराने चल रहे हैं बेटा हम लोग, ब्रीडिंग, तो उसको बोलते हैं आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग को बेटा जो टाइप्स दिया गया है वो कितने दिए गए, 3 टाइप। पहला है आउट क्रॉसिंग, दूसरा है बेटा क्रॉस ब्रीडिंग, और तीसरा है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। बेटा फिर से सुनो, टाइप्स ऑफ द आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग के 2 टाइप हैं, 3 टाइप हैं, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अब इसमें पहला बेटा आउट क्रॉसिंग, मैं इसको अपने ढंग से एक्सप्लेन कर दूं। आउट ब्रीडिंग या आउट क्रॉसिंग का मतलब बेटा समझ लो, इसमें सेम ब्रीड है लेकिन 4 से 6 जनरेशन तक बेटा उनके बीच में रिलेशन नहीं है। फिर से सुन लो, जैसे बेटा कहा जाता है हम लोग के यहाँ, या ऐसा माना जाता है कि चलो पुरानी रिश्तेदारी को नई रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। मीन्स पहले हम लोगों के जो एंसेस्टर थे उनके यहाँ किसी के यहाँ रिलेशन था, अब वो रिलेशन बेटा अभी नहीं है। अगर वही बेटा एंसेस्टर के बीच में हम लोग बेटा फिर क्या करें, उनके करैक्टर को कंबाइन कर दें। फिर से करैक्टर के कंबाइन करने का मीनिंग क्या है, कि जैसे हम उनके यहाँ बेटा फिर से शादी कर लिया जाए, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, जैसे पुरानी रिश्तेदारी है वहाँ आपस में बेटा फिर से नए रिश्तेदार बन जाएं सॉरी बेटा, नए रिश्तेदार बन जाएं, उनको आप क्या कहोगे, इसी को बोलते हो क्या, इसी को बोलते हो आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग बेटा, आउट क्रॉसिंग में अब आइए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। इट इज द मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बेटा, बट नो कॉमन एंसेस्टर अप टू 4 to 6 जनरेशन। बात समझ में आनी चाहिए आपको। क्या बेटा, इट इज द मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद द सेम ब्रीड है, नो कॉमन एंसेस्टर अप टू बेटा कितना, 4 to 6 जनरेशन। आप कहोगे सर सेम ब्रीड तो इनब्रीडिंग में होता है। सेम ब्रीड किस में होता है, इनब्रीडिंग में। यहाँ तो सेम ब्रीड है लेकिन कितने जनरेशन का बेटा गैप है, 4 to 6 जनरेशन का गैप है। द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच अ मीटिंग इज नोन एज बेटा क्या, आउट क्रॉस।
ऑफस्प्रिंग जो बनते हैं बेटा वो क्या हो जाएगा, इस मेटिंग से जो भी बना उसे आउट क्रॉस कहोगे। इसका एडवांटेज क्या है बेटा, इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ एनिमल हैविंग लो मिल्क प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल एक्सेट्रा। बेटा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ये सबसे अच्छा मेथड माना जाता है अगर किसी एनिमल्स में या किसी कैटल में जिसकी प्रोडक्टिविटी कम है उसको बेटा एक बार क्या करा दिया जाए, आउट क्रॉस करा दिया जाए। बस आउट क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हेल्प टू ओवरकम द बेटा क्या, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हेल्प टू ओवरकम, ओवरकम मतलब होता है छुटकारा मिल जाए, किससे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को बेटा फिर से समझ लो, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है प्रोडक्टिविटी का कम होना, यील्ड कम होना, उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, मतलब बेटा होमोजाइगोसिटी का बढ़ जाना, राइट। चलो आउट ब्रीडिंग बेटा क्लियर हो चुका होगा, ये देख रहे हो ये। इसके बाद है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग को बेटा आप समझ लो, क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब है कि अलग अलग ब्रीड हैं लेकिन सेम स्पीसीज के हैं, अलग अलग ब्रीड के हैं सेम स्पीसीज के हैं। मीनिंग बेटा ध्यान से सुनो, इन दिस मेथड सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड इज मेटेड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। मतलब बेटा इसको ब्रीडिंग अकर्स बिटवीन टू डिफरेंट ब्रीड, मेटिंग अकर्स बिटवीन टू डिफरेंट ब्रीड ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड क्या, आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग का बेटा एक एग्जांपल दिया गया है क्या, हिसारडेल। हिसारडेल बेटा बनता कैसे है ये देख लो आप, यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द टू डिफरेंट ब्रीड आर कंबाइंड। डिजायरेबल का मतलब समझते हो कि नहीं, जो आपको क्वालिटी चाहिए उनको आप क्या करोगे, मिक्स करोगे या कंबाइन करोगे। द प्रोजेनी हाइब्रिड एनिमल मे बी यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शन मे बी सब्जेक्टेड टू इनब्रीडिंग एंड सिलेक्शन टू डेवलप न्यू स्टेबल सुपीरियर ब्रीड। मतलब बेटा इससे हम नया करेक्टर बना सकते हैं, नया ब्रीड बना सकते हैं। इसमें एक एग्जांपल बेटा आपके यहाँ दिया गया है, कौन सा, या आप इस फिगर से देख लो तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इस फिगर से बेटा देख लो, ये बीकानेरी यूज, बीकानेरी यू का मतलब बेटा ये क्या है, और ये मैरिनो रैम, ये मेल ये फीमेल है, ये क्या होगा, मेल होगा। इनसे बेटा बना क्या, हिसारडेल, इनसे बना क्या, हिसारडेल, और इससे इन दोनों के बेटा क्रॉस से ये हिसारडेल बना है। तो अगर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपके यहाँ, क्वेश्चन बेटा ये पूछा जाता है कि हिसारडेल बनता किससे है, तो आप क्या बोलोगे, हिसारडेल बेटा बीकानेरी यूज या यू बेटा बोलते हैं इसको, मैरिनो रम्स, इनके बीच में क्रॉस कराया, क्या बना, हिसारडेल्स। ठीक, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग का। अब बेटा बात करते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का। किसका, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। नाम में देखो क्या बेहतरीन चीज लिखा गया, इंटर। इंटर मीन्स होता है बेटा बिटवीन, स्पेसिफिक स्पीसीज, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कि करेक्टर का मिक्सिंग करना। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन मीन्स बेटा मेटिंग अकर्स बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। फिर से सुनो, पहले वाले में सेम ब्रीड था जिसको आउट क्रॉस बेटा बोल रहे थे, आउट क्रॉसिंग बोलते थे। सेम ब्रीड था बट 4 से 6 जनरेशन तक उनमें कोई रिलेशन नहीं था। दूसरे में क्या किया, अलग अलग ब्रीड था, सेम स्पीसीज था। तीसरे में क्या है, अलग अलग स्पीसीज ही है। तो इससे बेटा बनता क्या है, इससे बनता है म्यूल। म्यूल बेटा किससे बनते हैं, मेल डंकी से और फीमेल हार्स से। आइए देखते हैं इसको। इट इज द मेटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज। बेटा ये ध्यान से रखना है, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में आप क्रॉस करा रहे हैं। सम केसेस द प्रोजेनी में कंबाइंड डिजायरेबल फीचर ऑफ द बोथ द पेरेंट
एंड मे बी कंसिडर्ड इकोनॉमिक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल बेटा क्या दिया गया है, म्यूल, इसमें बेटा देख सकते हो आप, ये फीमेल हार्स है, ये बेटा मेल डंकी है, इनके बीच में करेक्टर बेटा जो जो करेक्टर था आप ये देख सकते हो, ये म्यूल बन गया। तो म्यूल किससे बना, फीमेल हार्स मेल डंकी के क्रॉस से बेटा म्यूल बनेगा। म्यूल हमेशा बेटा स्टेराइल होगा। क्यों स्टेराइल होगा, क्योंकि इसमें 8 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेटा पाया जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल ब्रीडिंग प्रोग्राम आप इसको बोल दो या एक्सपेरिमेंट बोल दो। कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में बेटा 2 मेथड होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और दूसरा होता है MOET का मतलब बेटा मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। अब लिख करके समझते हैं हम लोग। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मीनिंग क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मीनिंग आप समझना चाहते हैं बेटा, किसी सुपीरियर मेल से उसको उसके सीमेन को कलेक्ट करना और उसे कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र कर देना, यही बेटा कहलाएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है। अब MOETS बेटा इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करता हूँ, आइए देखते हैं इसमें। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बेटा ये देखो, ये नीडल है, इंजेक्शन है, ये इसका यूट्रस है, बॉडी ऑफ द यूट्रस, टारगेट फॉर द सीमेन प्लेसमेंट। यहाँ से क्या किया गया, इसको ले जा करके यहाँ पर यूट्रस के पास में इम्प्लांट कर दिया गया, या ये बेटा कहलाएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दीज द सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम अ मेल पेरेंट इज इंजेक्टेड इनटू द, बेटा कहाँ पर इंजेक्ट कर रहे हैं इसको, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द सेलेक्टेड फीमेल। द सीमेन इज यूज्ड इमीडिएटली, बेटा ऐसा भी कहा जा सकता है कि सीमेन का यूज इमीडिएटली कर सकते हैं, या बाय द फ्रोजन, या इधर बेटा फ्रोजन एंड यूज लेटर, उसे ठंडा करेंगे मतलब उसको फ्रिज में रख लेंगे फिर उसके बाद यूज करेंगे। फ्रोजन सीमेन कैन आल्सो भी ट्रांसपोर्टेड, बेटा इसको हम लोग ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सक्सेस रेट ऑफ द क्रॉसिंग इज लो इवन दो बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कैरिड आउट। तो बेटा यहाँ पर आप ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ पर बेटा आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सक्सेस रेट ऑफ द क्रॉसिंग इज लो, बहुत ही कम है। बेटा यहाँ पर वो सीमेन अगर पहुँच भी जा पा रहा है तो ओवा हो सकता है न रिलीज हो। जब बेटा ओवा रिलीज नहीं होगा तो क्या नहीं हो सकता है, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बेटा हेडिंग है, यहाँ पर है MOETS बेटा, या देखो मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। नाम बेटा जरूर याद रखना पूरा। इसमें क्या किया जाएगा, जैसे ये फीमेल है, जिस काऊ को या जिस कैटल को, जैसे मान लीजिए काऊ है बेटा, इसको सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर दिया गया। जब इसे हम बेटा सेलेक्ट करते हैं तो इसको सेलेक्टेड मदर बोलते हैं या इसी को जेनेटिकल मदर बोलते हैं। इस मदर के बॉडी में, इस मदर बॉडी में FSH लाइक एक्टिविटीज़ कराते हैं, मतलब बेटा इसे FSH दिया जाएगा, हार्मोन से ट्रीटमेंट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हार्मोन लाइक द FSH। अब FSH बेटा 2 काम करता है, एक तो मैच्योर फॉलिकुलर या फॉलिकुलर बेटा मैच्योरेशन करेगा, फॉलिकल्स बनाता है। FSH का पूरा नाम भी बेटा आपको पता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फॉलिकल बनाएगा, जब फॉलिकल बनाएगा तो बेटा ओवुलेशन भी ज़्यादा होगा। ओवुलेशन ज़्यादा होगा जब मैच्योर फॉलिकल होगा, ज़्यादा मैच्योर फॉलिकल होगा तो ओवुलेशन ज़्यादा होगा। जब बेटा ओवुलेशन ज़्यादा तो इसको सुपर ओवुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर ओवुलेशन बोलते हैं। अब ये करा तो लिया हमने, यहाँ से 6 से 8 बेटा एग बन गए। अब 6 से 8 एग तो बन गए, उस एग को क्या करेंगे कि जिस मेल का सीमेन कलेक्ट किया है उसको फर्टिलाइज करा देंगे। तो बेटा एक बॉडी में, एक फीमेल के बॉडी में 6 से 8 एम्ब्रियो बन गए। लेकिन किसी अगर हम एक एम्ब्रियो की बात करें बेटा, तो एक एम्ब्रियो को वहाँ से क्या किया जाएगा, आइसोलेट कर लिया, या उस एम्ब्रियो को बेटा हम सबसे पहले क्लीवेज की ओर बनाएंगे, या आप ऐसे कर सकते हैं जाइगोड है, फर्टिलाइज्ड एग है, उस फर्टिलाइज्ड एग में क्लीवेज करेंगे। क्लीवेज बेटा 8 to 32 सेल स्टेज होगा। 32 सेल स्टेज में जब तक पहुंचा, जैसे बेटा वो 32 सेल स्टेज तक आएगा
उसको क्या किया जाएगा, वहाँ से नॉन सर्जिकली आइसोलेट कर लिया जाएगा और बेटा जिस कैटल में इंट्रोड्यूस करा जाएगा, जिसकी बॉडी में उसको डाला जाएगा, उसको सरगट मदर बेटा बोलते हैं, सरोगेट मदर बोलते हैं। ये बेटा टेक्निक है क्या, और ये करता क्या है, ये हर्ड इम्प्रूवमेंट के लिए बेटा ज़्यादा जरूरी है। हर्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर झुंड से है, ज़्यादा से है। ये एप्लीकेबल बेटा किस में है, जैसे सिप है, रैबिट है, कैटल है, इनमें बेटा ये ज़्यादा यूज किया जाता है ये टेक्नोलॉजी। तो आइए देखते हैं। प्रोग्राम फॉर किसके लिए बेटा प्रोग्राम है, ये यहाँ पर है प्रोग्राम फॉर हर्ड इम्प्रूवमेंट। ये HERD हर्ड बेटा क्या होता है, झुंड यहाँ पर है। झुंड का मतलब होता है ज़्यादा। इट इम्प्रूव चांस ऑफ द सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड। बड़ा सही है ये, लेकिन है क्या, इसमें किया क्या जाता है, आप ये देख लो। प्रोसीजर बेटा क्या दिया गया है, काऊ, जिस काऊ को बेटा आपने सेलेक्ट किया उसे क्या दे दिया ये पूरा प्रोसेस बेटा अभी हमने समझाया आपको। FSH लाइक एक्टिविटीज बेटा किया, जिसके कारण फॉलिकुलर मैचुरेशन, यहाँ पर बेटा देखिए फॉलिकुलर मैचुरेशन दे दिया गया है। एंड सुपर ओवुलेशन, ओवुलेशन बेटा कितना हो गया, 6 से 8 एग बन गया पर साइकिल। फिर क्या किया गया बेटा, यहाँ पर देखो, एनिमल इज आइदर मेटेड विथ बुल या बेटा आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन, या तो बेटा उसे मेटिंग करा देते हैं या इंजेक्ट कर देते हैं सीमेन को, मतलब फर्टिलाइजेशन कराया जा सके आसानी से। द फर्टिलाइज्ड एग एट बेटा कौन सा स्टेज, 8 to 32 सेल स्टेज आर रिकवर्ड, बेटा वहाँ से उसको हटा लेंगे। कैसे हटाएंगे, नॉन सर्जिकली, एंड बेटा ट्रांसफर टू द सरोगेट मदर, फिर उसे दूसरे के मदर बॉडी में ट्रांसफर करेंगे। फिर से इसको बेटा समझ ले, पूरा प्रोसेस समझ में आ चुका होगा। जिस काऊ को बेटा सेलेक्ट किया गया उसे सेलेक्टेड मदर बोलते हैं, उसमें FSH लाइक एक्टिविटीज कराया गया, FSH बेटा दिया गया, जिसके कारण फॉलिकुलर मैचुरेशन हुआ और सुपर ओवुलेशन हुआ, मतलब बेटा एक से ज़्यादा एग का फॉर्मेशन हुआ या रिलीज हुआ। अब ये क्या करेगा, या तो बेटा उसे हम क्या करेंगे, मेटिंग कराएंगे या तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराएंगे, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए। और जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, ये बेटा कितना सेल्फ फर्टिलाइज्ड एग बना, जिसको आप जाइगोड बोलते हो। जाइगोड में क्लीवेज होगा, क्लीवेज में बेटा 32 सेल स्टेज जैसे ही पहुंचा वैसे उसको जेनेटिक मदर से निकाल लिया, जेनेटिक मदर से बेटा बाहर निकाल लिया और कहाँ ट्रांसफर कर दिया, ये सरोगेट मदर में। ठीक है बेटा, किस में यूज कर सकते हैं आप, ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए। MOET हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड फॉर बेटा कैटल, गाय भैंस के लिए, शिप के लिए, रैबिट के लिए, बफेलोज, मेयर्स, ये सब हो जाएंगे। मेयर्स का मतलब बेटा यहाँ पर क्या है, इसका मतलब होता है फीमेल हार्स, घोड़ी के लिए। मिल्क, हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड एंड हाई क्वालिटी बेटा लेस लिपिड मीट, बुल्स हैव कैन ब्रीड टू द इंक्रीज हार्ड साइज इन अ शॉर्ट टाइम, मतलब बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बफेलोज, ज़्यादा से ज़्यादा काउज, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा एनिमल्स को बनाना। चलिए, अब वो तो पूरा एनिमल ब्रीडिंग बेटा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद है बी कीपिंग, जिसको बोलते हैं एपीकल्चर। बेटा बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बी कीपिंग को क्या कहा जाता है। बी कीपिंग का मतलब होता है एपीकल्चर। बेटा यहाँ पर देखो, ये कुछ डिब्बे खेत में बेटा रखे जाते हैं। यही डिब्बे में, इसी डिब्बे में क्या होगा, इसी डिब्बे के अंदर ये जा करके बेटा अपना हाइव बनाएगा। हाइव मीन्स क्या होता है, छत्ता बनाएगा। अब इसके लिए बेटा 3, जैसे वर्कर है, वर्कर फीमेल है, क्वीन बेटा ये भी फीमेल है, ये ड्रोन मेल है। ठीक है ना। अब आप देखिए इनके बीच में होता क्या है, इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ द हाइव। हाइव्स मतलब बेटा क्या हो गया, छत्ता ऑफ द हनी बी टू प्रोड्यूस हनी एंड बी वैक्स। मतलब कि अगर ये हनी बी है तो हनी बी बेटा क्या प्रोड्यूस करेगा, हनी, और क्या प्रोड्यूस करेगा, बी वैक्स। तो जो हनी होता है ये सेकेंडरी प्रोडक्ट है, बी वैक्स बेटा प्राइमरी प्रोडक्ट है। उल्टा मत समझिएगा, हनी सेकेंडरी प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट है और ये प्राइमरी प्रोडक्ट है। बी वैक्स बेटा प्राइमरी प्रोडक्ट है।
और जो सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन स्पीसीज, वो है एपिस इंडिका। बड़ा ये सबसे ज़्यादा आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा? एपिस इंडिका। हनी इज द फूड ऑफ बड़ा हाई न्यूट्रिटिव एंड द मेडिसिनल वैल्यू। ये इसमें क्या होता है बड़ा, ये फूड ऐसे इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा होता है, और ये मेडिसिनल वैल्यू है। जब बड़े आयुर्वेद में आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती हैं उनमें इसका यूज सबसे ज़्यादा होता है, और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा देता है, ये एनर्जी बेटा बहुत ज़्यादा। बी वैक्स है यूज इन प्रोड्यूस द कॉस्मेटिक एंड पॉलिशेस। बी वैक्स का बेटा यूज हम कहाँ पर कर सकते हैं? कॉस्मेटिक बनाने में या पॉलिश बनाने में। तो ये बेटा कंप्लीट कर लिया आपने। ये देखिए घर और सब बनाए गए हैं यहाँ पर बी कीपिंग के लिए। बी कीपिंग कैन बी प्रैक्टिस एन एरिया हैविंग सफिशिएंट बी पॉस्चर सेम वाइल्ड श्रब, बेटा ये सब होने चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सक्सेसफुल बी कीपिंग। बेटा ये आप सब जानते हो, इसमें क्या क्या होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द नेचर एंड बेटा हैबिट ऑफ द बी। नॉलेज होना चाहिए आपको बी के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसके हैबिट के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा बेटा ये तो हो गया सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर द कीपिंग द बी हाइव। मतलब बेटा हर जगह इसका सिलेक्शन, ऐसा नहीं कि इसको कहीं पर भी आप रख देंगे 4 डिब्बा तो उसमें हनी बी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। सूटेबल प्लेस होना चाहिए, सूटेबल लोकेशन होना चाहिए, मतलब जहाँ पर पालन होने चाहिए, जहाँ पर फ्लावर्स हो, जहाँ पर बेटा क्या लगा हो, फसलें लगी हुई हो, उसमें फ्लावरिंग हो रहा है, वहाँ पर रखना ज़्यादा सूटेबल होता है। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ द स्वार्म। स्वार्म मतलब बेटा क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ द एनिमल्स। एक क्वेश्चन बेटा ये पूछा जा सकता है आपके यहाँ कि स्वार्म क्या होता है। तो वार्म का मतलब बेटा होता है, यहाँ पर इसको वार्म्स बेटा पढ़ते हैं, वार्म्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ बीज। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन, हैंडलिंग एंड बेटा कलेक्शन ऑफ बी एंड बी वैक्स। तो ये पूरा का पूरा बेटा पार्ट हम लोगों ने हनी बी के बारे में देखा। तो ये क्या करना चाहिए? हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ द हनी एंड बी वैक्स। तो बेटा ये पूरा नॉलेज होना चाहिए हमें किसी भी सक्सेसफुल बी कीपिंग के लिए। अब बात करते हैं बेटा फिशरीज की। या एक पॉइंट बेटा और भी इसमें है, बीज आर द पॉलिनेटर्स ऑफ द सनफ्लावर, ब्रासिका, एप्पल एंड पियर। बेटा एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में बी मेन या चीफ पॉलिनेटर होता है। मेन पॉलिनेटर बेटा अगर पूछा जाए, मोर देन 80% पॉलिनेशन कौन करता है? मोर देन 80% पॉलिनेशन बेटा हनी बी करता है किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में। अब बेटा बात करते हैं फिशरीज की। देख लो अलग अलग टाइप की फिशरीज हैं। बेटा फिशरीज में क्या करते हैं? एक टाइप की ये इंडस्ट्री है, उसमें हम कैच करेंगे, कैचिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, बेचेंगे। किसको बेचेंगे? सेलफिश को, या बेटा अदर एक्वाटिक एनिमल्स लाइक द प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल लॉबस्टर। बेटा यहाँ पर ध्यान से सुनो, फिशरीज में हम बेटा केवल फिशेस को ही रेयर कैच, रेयरिंग करना, रेयरिंग मतलब पालन पोषण करना, कैचिंग करना, ये बेटा केवल इसी भर नहीं करेंगे हम लोग। और किसका करते हैं? सेलफिश। सेलफिश का मतलब बेटा मोलस्क का भी करेंगे। एक्वाटिक एनिमल्स लाइक द बेटा एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में लाइक द प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल लॉबस्टर, ये सब बड़ा इनमें हम लोग क्या करते हैं? इनका कल्चर करते हैं, कैचिंग करते हैं। तो ये कहलाएगा फिशरीज। बेटा फ्रेश वाटर फिशेस, यहाँ पर कटला, जिसको बेटा बंगाल कार्प बोलते हैं, रोहू हो गया, इंडियन कार्प हो गया, ठीक है। ये 3 हैं जिसको आप कॉमन कार्प बेटा बोलते हैं। तो इसके लिए आपने एक कोटेशन है बेटा, आप याद रखना, RCC। RCC फ्रेश वाटर है, तो RCC का मतलब बेटा रोहू हो गया, कटला हो गया एंड कॉमन कार्प हो गया। दूसरा है बेटा मैरीन फिशेस। मैरीन फिशेस में आपने फिजिक्स में बेटा पढ़ा होगा
सिंपल हार्मोनिक, यस बेटा SHM पढ़ा है, SHM पीरियाडिक। SHM क्या मतलब है बेटा, यहाँ पर देख लो, SHM का मतलब होता है यहाँ पर सार्डिन्स हो जाएगा, H से बेटा क्या हो जाएगा, हिल्सा हो जाएगा, मैक्रेल हो जाएगा, पॉम्फ्रेट हो जाएगा। तो अगर ये कोटेशन आप याद रखेंगे तो ये मैरीन फार्म में है, इसको आप याद रख लीजिए। तो जो फ्रेश वाटर फार्म है वो ये सब है बेटा, जिसको RCC याद रखते हैं। और जो मैरीन फार्म है वो कौन सा है, SHM पीरियाडिक। इसका मतलब क्या हो गया कि सार्डिन्स हो गया, हिल्सा हो जाएगा, मैक्रेल हो जाएगा एंड पॉम्फ्रेट हो जाएगा। ये बेटा क्या कहलाते हैं, फिशरीज में मैरीन और ये सब हो गए। फिशरीज प्रोवाइडेड बेटा इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू द मिलियन ऑफ द फिशरमैन एंड फार्मर्स। ठीक है बेटा। एक्वा कल्चर को आप देखो यहाँ पर कौन सा वर्ड है, फार्मिंग ऑफ बेटा किसका, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। जब किसी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का, एक्वाटिक में बेटा फिशेस भी आ जाएगा, मोलस्क भी आ जाएंगे, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स आ जाएंगे, एक्वाटिक प्लांट भी आ जाएंगे बेटा, ये ऐसा नहीं कि एनिमल्स ही है, प्लांट भी आ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं एक्वा कल्चर। थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि बेटा एनसीईआरटी में आपके यहाँ क्वेश्चन बनाया गया है कि डिफरेंस बिटवीन एक्वा कल्चर एंड पीसी कल्चर। तो बेटा ये देखो, पीसी कल्चर फार्मिंग ऑफ द फिशेस, केवल और केवल किसकी फार्मिंग करना, फिशेस का। इंक्रीज आर द टेक्निक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब बेटा एक्वा कल्चर में हम लोग एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों का कर सकते हैं। फिशरीज पीसी कल्चर में क्या करेंगे, फिशेस का। और एक वर्ड है बेटा इसके लिए, अंतिम वर्ड है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब बेटा क्या होता है, डेवलपमेंट एंड फ्लोरिशिंग ऑफ द फिशेस ऑफ द फिशरी इंडस्ट्री को बेटा बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन, जिसको हम लोग कहेंगे ब्लू रिवोल्यूशन। बेटा ये देखिए, आप रेवोल्यूशन में आप याद रखना 3-4 टाइप का है। एक होता है ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि क्रॉप के इंडस्ट्री के लिए है बेटा, या क्रॉप के लिए है। ब्लू रिवोल्यूशन किसके लिए है, ब्लू रिवोल्यूशन टर्म रिलेटेड विद बेटा फिशेस से है। तीसरा है सिल्वर रेवोल्यूशन, सिल्वर एग प्रोडक्शन से रिलेटेड है, किससे है, एग प्रोडक्शन से है। और वाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से है, किससे है बेटा, मिल्क प्रोडक्शन से। तो इस टाइप से बेटा हम लोगों ने एनिमल ब्रीडिंग वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। हम लोगों ने बेटा यहाँ से एनिमल ब्रीडिंग या उससे रिलेटेड जो एनिमल वाला पोर्शन था बेटा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसको आप देखते रहिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और बेटा ये टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।